सो हाय गाइस, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी भी हमने इकोनॉमिक्स का रियल कंटेंट स्टार्ट नहीं किया है, हम जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें हम कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और इस टॉपिक्स को करने की जो मेन रीजन है वो ये है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स को लेकर वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो मेन कंटेंट स्टार्ट करने से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज भी हम यही करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और एन आर्ट, और फिर हम लास्ट में लिमिटेशंस देखेंगे इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, आखिर हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? ये लास्ट लास्ट प्रोसेस है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। किसी प्रोडक्ट को हम क्यों कंज्यूम करते हैं? बिकॉज उसमें यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो उसके बाद है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को इंक्रीज कर देना ताकि उसको बेच पाए। और एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को क्यों कंज्यूम करता है? क्योंकि उसमें एक यूटिलिटी है। तो उस यूटिलिटी को अगर बढ़ाएंगे तो हम उसको बेच पाएंगे मार्केट में। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखो। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मैदा है, मैदे से हम बिस्किट बना सकते हैं। तो मैदे की यूटिलिटी को जब हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मैदा हम सीधा तो कंज्यूम नहीं कर सकते ना, तो उसको बेचने के लिए उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसमें एक यूटिलिटी लानी पड़ेगी। तो उसको हम जब बिस्किट्स बना देते हैं तो उसमें एक यूटिलिटी आ जाती है और उसको एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसको बाय करता है। तो दैट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड लास्ट में है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब किसी प्रोडक्ट में जो यूटिलिटी है किसी प्रोडक्ट में, अब उसको बेचना और उसको उसको बेचना इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज। अगर अब ये दो, इसमें हम आगे दो चीजें और पढ़ते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, और फैक्टर प्राइसिंग में हम पढ़ते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो भी फैक्टर्स नीडेड हैं उनकी जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उसको हम कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। उसके बाद है इकोनॉमिक सिस्टम। अब किसी भी कंट्री में तीन तरह के सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो कैपिटलिज्म होगा, या सोशलिज्म होगा, और या तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। अब देखते हैं कि कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म इज अ काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें एक प्रोड्यूसर और एनी प्राइवेट एंटिटी इज फ्री टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, और अ कंज्यूमर इज फ्री टू कंज्यूम एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगा सकती प्राइवेट एंटिटीज पे। प्राइवेट एंटिटीज फ्री होती हैं, वो कुछ भी प्रोड्यूस करें और कंज्यूमर्स कुछ भी डिमांड करें, कुछ भी कंज्यूम करें। तो देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है? सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट जो चाहे वो प्रोड्यूस करे, जो चाहे उसको जैसे मर्जी रेगुलेट करे, और कंज्यूमर को वही कंज्यूम कर सकता है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोशलिज्म। और उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं और कुछ चीजें प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में होती हैं। कुछ चीजों में प्राइवेट एंटिटीज को फ्रीडम होती है कि वो कुछ भी कंज्यूम करें, कुछ भी प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो उसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसमें हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज दो तरह की हो सकती है मेजरली, एक फिजिकल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज। इनको हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजिकल पॉलिसीज क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट टैक्स का जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करती है, उसको पब्लिक सर्विसेज के लिए उसको यूज करती है, दैट इज फिजिकल पॉलिसीज। और उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज में गवर्नमेंट मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। उसकी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करती है? इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसको हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमें यह देखना है कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन पॉलिसीज का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डायरेक्ट इंपैक्ट ये करती हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। सो देयर आर
टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ेंगे। तो जो इस सेमेस्टर में हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक फर्म के लेवल पे और एक छोटी इंडस्ट्री के लेवल पे काम करती है। कि इंडिविजुअल एंटिटी के लेवल पे हम जो चीजें पढ़ते हैं तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एट द लेवल ऑफ कंट्री। तो जब हम एक कंट्री के लेवल में चीजों को पढ़ते हैं तब हम मैक्रो में पढ़ते हैं। तो जो ये सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये था सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या आ जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है और ये आर्ट है। तो कोई भी सब्जेक्ट या तो साइंस हो सकता है या तो वो आर्ट हो सकता है। तो इज इकोनॉमिक्स अ साइंस, ये क्वेश्चन पूछने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि साइंस होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये आर्ट क्या होता है, और फिर देखेंगे कि इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या होता है। तो साइंस 4 फैक्टर से मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्व, साइंस में किसी फेनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको मेजर किया जाता है। अब हमने ग्रेविटी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है। लोग ग्रेविटी को बहुत पहले से ऑब्जर्व करते आ रहे थे, पर किसी ने उसको मेजर नहीं किया था। तो उसके बाद उसको मेजर किया गया, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको मेजर कर लेते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है और उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है। अगर वेरिफिकेशन के बाद वो सब जो हमने ऑब्जर्व किया है वो सही से लागू हो रहा है तो वो एक लॉ बन जाता है। अगर वो वेरिफिकेशन में फेल हो जाए तो हम उसको साइड में कर देते हैं, उसको साइंस का पार्ट नहीं हम मान सकते। तो ये 4 फैक्टर से मिलके एक साइंस सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहले है ऑब्जर्व। तो हम इकोनॉमिक्स में भी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। तो उसमें हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले वो ऑब्जर्व किया गया था, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन तो है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद है मेजरमेंट। क्या हम लॉ ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं? यस, हम उसको मेजर भी करते हैं कि कितने प्राइस लेवल को चेंज करने पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड मेजर। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हम मेजर करते हैं इस चेंज को। तो यस, मेजरमेंट भी है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। यस, एक्सप्लेनेशन भी है। हम उसका प्रैक्टिकल लाइफ में सोल्यूशन देखते हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है वेरीफाई। क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं उसको बार बार? यस, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो एक फंक्शन है उसको हम बार बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यस, ये चारों फैक्टर्स हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बट अब कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि ये जो लॉज हैं इकोनॉमी के, इकोनॉमिक्स के, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इतने एग्जैक्ट नहीं है, इतने अप्रॉक्स नहीं है। तो ये चेंज होते रहते हैं, अनलाइक द लॉज ऑफ साइंस जो चेंज नहीं होते। ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो हम अर्थ पे कहीं भी यूज कर लें, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। पर ये इतने एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम साइंस का पार्ट नहीं मान सकते। तो अब साइंस में भी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक तो होती है नेचुरल साइंस और एक होती है ह्यूमन साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। तो अब ये जो नेचुरल साइंस जितने एग्जैक्ट लॉज तो ये नहीं है इकोनॉमिक्स के, तो इसलिए हम इसको नेचुरल साइंस का पार्ट नहीं मान सकते, इसको हम इसलिए सोशल साइंस में इंक्लूड करते हैं। तो इज इकोनॉमिक्स अ साइंस? यस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। तो अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस तो है, ये हमें पता है, पर ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? तो अब आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव साइंस क्या होता है और ये नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है। तो पॉजिटिव साइंस होता है जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और थ्योरीज फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं फैक्ट्स को एज इट इज। और नॉर्मेटिव साइंस होता है जिसमें हम डूज एंड डोंट्स देते हैं कि इट शुड बी डन और इट शुड नॉट बी डन, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में। अब हम देखेंगे कि इज इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग अ पॉजिटिव साइंस। तो सबसे पहले है मोर लॉजिकल। अगर हम डूज एंड डोंट्स की बात करें तो वो इमोशंस से वो आ रहा है, डूज एंड डोंट्स।
हालांकि जो लॉजिक है वो सिर्फ पॉजिटिव साइंस में है। पॉजिटिव साइंस में हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और थ्योरीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स एज इट इज। तो ये बहुत लॉजिकल रहेगा। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस रखें तो ये ज्यादा लॉजिकल साउंड करेगा। उसके बाद है मोर एफिशिएंसी। तो अगर हम जो डूज एंड डोंट्स का काम है वो किसी और आदमियों पर छोड़ दें, किसी और करियर पे छोड़ दें, पॉलिटिशियंस पर छोड़ दें डूज एंड डोंट्स का काम, और इकोनॉमिस्ट्स को सिर्फ ऑब्जर्व और थ्योरीज को फॉर्मुलेट करने का काम दें, तो ये बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मोर यूनिफॉर्मिटी। अगर ये काम अगर हम क्लासिफाई करके रखें तो बहुत यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इकोनॉमिक्स में। लोग इकोनॉमिस्ट्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। ठीक है। उनमें एग्रीमेंट होगा हर एक फैक्ट्स पे। ठीक है। उसके बाद है मोर न्यूट्रल। तो अगर हम इन दोनों को क्लासिफाई करके रखें तो इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके थ्योरीज फॉर्मुलेट करेगा और ये जैसी थ्योरीज हैं वैसी हमें बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोर न्यूट्रल अप्रोच है ये। उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स बीइंग अ नॉर्मेटिव साइंस। तो सबसे पहले है मोर प्रैक्टिकल। अगर हम ये दोनों काम एक ही आदमी को दें, एक ही इकोनॉमिस्ट को दें, तो ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। ये बहुत उसके बाद है मोर यूजफुल। तो ये यूजफुल भी हो जाएगा बहुत। अगर हमें डूज एंड डोंट्स पता होंगे, हमें पता होगा थ्योरीज फॉर्मुलेट करने के टाइम के व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, तो ये बहुत यूजफुल है। अदरवाइज इट्स नॉट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। तो उसके बाद है मोर इकोनॉमिकल। अगर एक ही आदमी, एक ही इकोनॉमिस्ट दोनों काम देखेगा, थ्योरीज भी वही फॉर्मुलेट कर रहा है और ऑब्जर्व फैक्ट्स को ऑब्जर्व भी वही कर रहा है, तो ये बहुत इकोनॉमिकल है। उसके बाद है मोर रियलिस्टिक अप्रोच। तो ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है अगर हमें डूज एंड डोंट्स पता होंगे। ठीक है। तो ये थे पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। इसका कंक्लूजन क्या है, यस इकोनॉमिक्स इज बोथ अ पॉजिटिव साइंस ऑल्सो और अ नॉर्मेटिव साइंस ऑल्सो। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट है कि नहीं। ठीक है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आर्ट होता क्या है। ठीक है। साइंस में हमने देखा था कि इट वाज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग एंड फॉर्मुलेटिंग द थ्योरीज। अब आर्ट में सिर्फ इट्स ऑल अबाउट डूइंग। इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग। कैसे हम जो हमने ऑब्जर्व किया है उस ऑब्जर्वेशन से जो हमने थ्योरीज डेवलप की हैं उससे कैसे हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं, दैट इज आर्ट। ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आर्ट क्या होता है। आप देखते हैं कि इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट और नॉट। तो जो इसके फेवर्स में आर्ग्यूमेंट है सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है। तो इसके फेवर्स में आर्ग्यूमेंट है कि सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर इकोनॉमिक्स को हम आर्ट कंसीडर करेंगे तो ये हमारी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल बन जाएगा ऐसे। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। अब हमने जो ऑब्जर्व करके थ्योरीज डेवलप की हैं वो प्रैक्टिकल भी है या नहीं, वो रियल लाइफ में हमें कोई यूटिलिटी भी दे रही है कि नहीं, वो जैसे हमने उसको ऑब्जर्व किया है वो वैसी है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रियलिस्टिक। अगर हम अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो ये रियलिस्टिक सब्जेक्ट बन जाता है एक। ठीक है। तो अब हम इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि व्हाई इकोनॉमिक्स शुड नॉट बी एन आर्ट। सबसे पहले डिफरेंट नेचर ऑफ साइंस एंड आर्ट। अगर कोई सब्जेक्ट साइंस है तो वो आर्ट नहीं हो सकता, अगर वो कोई सब्जेक्ट आर्ट है तो वो साइंस नहीं हो सकता, ये आर्ग्यूमेंट ये कहता है। उसके बाद है नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे प्रॉब्लम्स का, वो हो सकता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट से जुड़ी हो लाइफ की, हो सकता है वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हो सकता है वो रिलीजन से जुड़ी हो। तो कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक्स से जुड़ी नहीं होती है, वो पॉलिटिक्स से भी जुड़ी होती है, वो रिलीजियस से भी जुड़ी होती है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को आर्ट माने तो वो जो इसका स्कोप को और बढ़ा देगा। ठीक है। तो वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो ये ब्रॉड कर देगा स्कोप को। उसके बाद है अनसर्टेनिटी। अब अगर इकोनॉमिस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो इससे एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी इकोनॉमिस्ट में, क्योंकि अगर वो अलग अलग सॉल्यूशन दे रहे हैं तो इसमें डिसएग्रीमेंट आ रहा है उनका। ठीक है।
तो ये थे इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स और इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो यस, इकोनॉमिक्स इज आल्सो एन आर्ट। तो एट लास्ट लेट्स सी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो द फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली। तो हमने देखा था कि हाउ इकोनॉमिक्स इज ए ह्यूमन साइंस, सोशल साइंस बट नॉट अ नेचुरल साइंस। ठीक है, तो ये सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात करता है। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन है स्टडी ऑफ अ रियल मैन ओनली। ठीक है, तो ये रियल मैन के बारे में बात करता है, बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने कहा था कि ये इकोनॉमिक मैन के बारे में बात करता है। उसके बाद है साइंस एंड आर्ट। तो हमने देखा था कि हाउ इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। और साइंस में हमने देखा था कि हाउ इट इज बोथ अ पॉजिटिव साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस। पर हमें पता है जो डूज एंड डोंट्स हैं वो पॉलिटिशियन सेट करते हैं, ना कि इकोनॉमिस्ट्स। तो इसीलिए द इकोनॉमिक्स, वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ अ पॉजिटिव साइंस और अ नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, और एट लास्ट दैट इज इकोनॉमिक लॉज। तो इकोनॉमिक लॉज आर वेरी अनएक्यूरेट, not very unaccurate, but they are not so accurate like the natural laws that we study in natural sciences। ठीक है, अगर ग्रेविटी का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो हर अर्थ पे, हर पॉइंट पे एक जैसा काम करता है, पर इकोनॉमिक लॉज आर नॉट that accurate। okay, so these were the limitations of economics। यहां पे हम अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम असली में देखेंगे कि व्हाट आर द लॉज एंड व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज गिवन बाय इकोनॉमी।